चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। तो इस चैप्टर का मतलब है चिट्ठियों की, मतलब चिट्ठियों मतलब लेटर, चिट्ठियों की अनमोल दुनिया, चिट्ठियों की जो अलग सी दुनिया है वो। तो आइए शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इस पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र जो है वो दुनिया भी अनोखी है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा ही बनी रहेगी। पत्र जो काम कर सकते हैं वो, है ना, वो जो काम कर सकते हैं पत्र, वो नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तब भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते जितना पत्र कर सकते हैं, मतलब लेटर्स कर सकते हैं। दुनिया की जो बहुत सी साहित्य है, जो भी हिस्ट्री वगैरह है, उसमें जो हम ह्यूमंस के लिए, मानवों के लिए जो पत्र है उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है ताकि अपने जो मानवीयता है उनका विकास हो सके। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, पर एक ही अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। इसमें कह रहा है पत्र की जो फीलिंग है वो हर जगह सेम ही होती है, पर उसका जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं, मेमोरी को, जो अपनी मेमोरी होती है उसको संभाल के रखते हैं। हर एक के अपने अपने पत्र लिखन की कला होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है लिखने का, अलग अलग टाइप से लिखते हैं सब। पत्र एक अपना एक दायरा, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र, मतलब इतनी भूमिका है पत्रों की, जो करोड़ों पत्र आते जाते हैं, एक दूसरे की तलाश करते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मैंने अभी बताया था, मतलब 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती है, जो बताते हैं कि पत्र आज भी कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य डांसर या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1953 में सही कहा था कि हजारों साल बाद जो संचार, मतलब वो संदेश भेजने का जो साधन है वो केवल जो डाकिये होते हैं या फिर जो तेज रफ्तार में जो घोड़े भागते हैं उनके माध्यम से ही रहेंगे। पर उसके बाद पहिए आए, पर जो ट्रेन और तार है उससे कुछ ज़्यादा ही बदलाव आया है। तार ने तो ट्रेन को ही पीछे कर दिया है। वो तार जो है वो अलग अलग सिलसिले शुरू करने लगे, अलग अलग उनमें चेंज आने लग गए। तारों ने जो तार है जो उन्होंने टेलीफोन बना दिया है, वायरलेस बना दिया है, और तो और आगे रडार दुनिया बदल रही है, चेंज आ रहा है उसमें। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में
संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पत्र को सही दिशा दिखाने के लिए एक विशेष प्रयास किया उन्होंने, चेंज किया पत्र को। जो अपनी हिंदी की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आपने देखा होगा, एप्लीकेशंस वगैरह, लेटर्स वगैरह के चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो ये शामिल किया गया था। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये चेंज चलाया था। जो विश्व डाक संघ है, उन्होंने किया था ये। विश्व डाक संघ ने जो 16 वर्ष से कम आयु के हैं उन बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ भी रखी थी। ये सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था। ये चीज़ सही है कि खास तौर पर बड़े बड़े जो शहर है उसमें जो संदेश भेजने का जो साधन है वो तेज़ी से विकास हो रहा है, पर जो दूसरे कारण है उनमें पत्रों का आना जाना चलता रहा है। जो अपनी दुनिया है उनमें आज भी चिट्ठियाँ, जो पत्र है वो चल रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी रोकने की कोशिश तो की है, पर रोक नहीं पाई। जो व्यापारिक डाकिया है ना, जो डाकिये हैं उनकी संख्या कम होने की जगह बढ़ और रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह पर जाए तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पत्रों को अगर हम बारीकी से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी पत्र नहीं लिखा हो, या कभी पत्र किसी से लिखवाया ना हो, या पत्रों का उसने बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे जो सैनिक है, वो जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, सोल्जर्स हैं, उनको पत्र का इतना उत्सुकता से इंतज़ार रहता है कि उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। एक टाइम था जब लोग पत्र का महीने महीने तक इंतज़ार किया करते थे, अब वो बात नहीं है। जो नए नए साधन चलने लग गए हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें चलने लग गई हैं, उससे पत्र जो है उनके उपयोग बहुत कम होने लगे हैं। पहले लोगों के लिए मैसेज पहुंचाने के लिए बस एक ही साधन था, चिट्ठी, पर आज बहुत सारी चीज़ें होने लगी इलेक्ट्रिक वगैरह की। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? आज देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, सजा कर और संभाल कर रखते हैं, जो उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उसमें कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी जो पत्र की रचनाएं हैं वो अपने आप में खोजने का विषय है हमारे लिए। अगर आज के संचार साधन होते हैं, मतलब मैसेज भेजने के कोई साधन होते, तो जो पंडित नेहरू है वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते हैं, पर इस कंडीशन में जो पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को ये याद दिलाते, कुछ सिखाते हैं। पत्रों को तो आप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, पर जो SMS संदेश हैं उनको आप जल्दी भूल जाएंगे कि कितने संदेशों को आप संभाल कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पत्र में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्व की किताब तक बन गई। इस पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। बहुत से पहले के जो महान लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका जो यादगार था, उनकी जो अमानत थी, वो उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही थे। भारत में इस चीज़ में जो राष्ट्रपति थे हमारे महात्मा गांधी, उनको इस चीज़ में सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के बहुत से जो युद्ध है जाने माने,
उनको पत्र से ही जाना पहचाना गया है। और देश की जो पहले की जो चीज़ें थी, अपने जो समाज की चीज़ें हैं, उनको जानने समझने के लिए असली पैमाना तो पत्रों का ही है। जो भारत में आज़ादी के पहले जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके दिन जो अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों को जो पत्र भेजे थे, वो आगे चलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब बन चुकी है। इससे पत्रों ने यह साबित कर दिया है कि आज भी जो पत्र है उनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वह जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसे ही था। गांधी जी के पास देश भर की बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उसका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। उनके हाथों से ही ज़्यादातर पत्र का जवाब देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। जो महात्मा गांधी थे उनके पास ही दुनिया के बहुत सारे पत्र केवल इंडिया के लिए ही आते, जो महात्मा गांधी जहाँ पर रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में वही नहीं, और भी जो महापुरुष थे, जो महान लोग थे, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, बहुत ज़्यादा। पत्र का जवाब देने के मामले में कोई पता नहीं था। कहा जाता था पहले के ज़माने में कि उन्हें पत्र मिलते ही वो उसी समय उसका जवाब दे देते थे। हाथों हाथ ज़्यादातर जवाब दिए जाते थे। जब लिखते लिखते उनका जो राइट हैंड है वो दर्द करने लग जाता था, वो लेफ्ट हैंड से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में जो भी महापुरुष थे, महान जो लोग थे, उनके साथ भी ऐसा ही था। गाँव-गाँव में उनको पत्र मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रश्न पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यह नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। इसका मतलब है कि जो पत्र भेजने वाले लोग थे, वो उनके लिए जो पत्र थे वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, और कई लोग तो इन पत्रों का फ्रेम भी बनवा कर रख देते थे। यही नहीं, पत्रों से ही बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है अलग अलग भाषाओं की। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। सच में पत्र किसी दस्तावेज से, किसी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। ये जो भी किताबों के जो नाम लिखे हुए हैं वो किताबें हमें मिल जाएगी, मार्केट वगैरह में कहीं भी मिल सकती है। कहा जाता है कि जो प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही अच्छे से जवाब लिखते थे, बहुत ही अच्छे से लेटर्स लिखते थे। और ऐसे ही जो महात्मा गांधी के, नेहरू जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, इनके ये बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखे हुए हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्रचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लिखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके बीच में जो बातें चली थी वो पत्रों की सहायता से दिखाई गई है कि उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या सोचते थे, उनकी कैसी सोच थी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि वह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। भारत में पत्रों की परंपरा बहुत ही पुरानी है, पर इसका जो असली जो विकास हुआ था वो आज़ादी के बाद ही हुआ था। बहुत सारी सरकारी जो विभाग है उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा जो सिक्के जोड़ने वाले डाक हैं उनके विभाग ही है। इसकी एक खासियत ये है कि यह लोगों को जोड़ने के काम करते हैं। घर घर तक इसकी पहुँच है। इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, तब भी जो चिट्ठी है, पत्र है, वो अभी तक बरकरार है। उनकी इम्पोर्टेंस इतनी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। इसमें कह रहे हैं ये जो लोग होते हैं, चाहे कहीं पे भी रहे, इनको जो पत्र है उनको बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
बहुत ज़्यादा वेट करते हैं उनका। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों को अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों पर पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर दहेज में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। एक दो ही नहीं, करोड़ों चीज़ों के लिए खत है जो वो यूज़ में लिए जाते हैं। जो डाकिया है वो रोज़ ही किसी ना किसी के घर तक पहुँचता है और इसकी जो अभी तक जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका जो चलन है वो नज़र आ रहा है। जो लोग दूर रहते हैं, अगर उनको पैसे ट्रांसफ़र करने हो उसके लिए भी अभी तक भी ये चलन चल रहा है। और जो डाकिया घर घर में पैसे पहुंचाता है मनी ऑर्डर लेकर, वो डाकिया किसी देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से आपका इसके लिए वीडियो बना दूँगी। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।